हिंदी ऑनलाइन पाठशाला में मैं सचिन सूर्यवंशी सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं पहली इकाई गद्य दूसरा खोया हुआ आदमी। इस गद्य के लेखक है सुशांत सुप्रिय जी। अब हम इस गद्य के लेखक के परिचय पर जानकारी लेंगे। लेखक का जन्म 1968 में पटना में हुआ। लेखक रचना धर्मिता सुशांत सुप्रिय जी के जीवन का विभिन्न अंग है। आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाइयों और विडंबनाओं का सीधे साधे साक्षात्कार करवाती है। आपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और पंजाबी में भी लेखन कार्य किया है। आपकी लगभग 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। अब हम लेखक की कुछ प्रमुख कृतियों पर नजर डालेंगे। एक बूंद यह भी, ये उनका कविता संग्रह है। हत्यारे तथा हे राम, ये उनका कथा संग्रह है। इन गांधीजी कंट्री, ये उनकी अंग्रेजी कविता संग्रह है, इत्यादि। अब हम गद्य संबंध पर प्रकाश डालेंगे। प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति आदि कुरीतियों को भुला देने के लिए प्रेरित किया है। इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि अपने अच्छे कार्य से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द से रहने की सीख प्रदान की है और लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक काम में लगाने को कहा है। अब हम विस्तार से गद्य के बारे में जानकारी लेंगे। कई वर्षों की बात है। एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहां से भटकता हुआ दूर दराज से उस गांव में आ पहुंचा था। दूर दराज यानी बहुत दूर या लंबा। गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों में लपटे उस आदमी को देखा तो उन्हें वो कोई पागल लगा। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। बेतहाशा यानी बड़ी तेजी से, बहुत घबराकर और बिना सोचे समझे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर में उसे छेड़ते और तंग करते रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। गरिमा यानी गौरव। ये आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा, पर वो कोई उत्तर नहीं दे सका। आगंतुक यानी अचानक आया हुआ। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खोया हुआ हूं। ये सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। लोप होना, नाश या क्षय होना। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह से मिट चुका था। जहन यानी समझ या बुद्धि। न उसे अपनी जाति पता थी, न अपना धर्म, लेकिन अपने खोएपन में भी उसे उसमें परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे। लिहाजा यानी इसलिए। अरे, ये खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। वो आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया।
फैसला यानी निर्णय या निपटारा। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। कभी कभी वो अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंसे उसके गीत की शोर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवा अवस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वो खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लगी थी। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे थे। जुगनू एक प्रकार का स्वयं प्रकाशित कीड़ा होता है। गांव के बच्चे भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे। वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो। उन दिनों गांव के एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था, जो बचपन में कहाँ खो गया था। वो एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर, उपले थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उपले यानी गाय भैंस आदि के गोबर का सूखा हुआ कंडा जो चूल्हा जलाने के काम में आता है। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होना यानी लगना या आभास होना। लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वह आंधी तूफान चक्रवात आने ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता था। ओले यानी वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ के गोल गोल खंड। टिड्डियाँ यानी खेत पर झुंड में हमला करने वाले कीटक। आगाह कर देना यानी सचेत करना। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इस झमझमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। झमझमाझम झमझम ध्वनि के साथ मूसलधार। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझाता, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांप्रदायिकता यानी अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानना
और दूसरे संप्रदाय को गलत ठहराना या द्वेष रखना। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। जातियां यानी अन्याय परेशान करने की वृत्ति। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। इस गांव से करीब कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। कस्बे यानी छोटा शहर या नगर। गांव में खेती की जमीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। वो खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वालों भी खूब परिश्रम करने लगे। उनकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ फलों से लद गए। खेतों में फसल लहलाने लगी। लहलाना वनस्पति का हरा भरा होना। मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। बरकत यानी समृद्धि या संपन्नता। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। शुरू शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसक में बदल गए। आलोचक यानी निंदा करने वाला। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं का हल ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता। वो लोगों से कहता, आप सबके पास भी वह शक्तियाँ है, खुद को पहचानो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्य के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। चौंधिया यानी तिरमिरा देना, चकाचौंध होना। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कई बिजली गिरी। वज्रपात यानी सहसा होने वाला बहुत बड़ा अनिष्ट आघात। लोग अपनी सांसों की धुकधुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। दुबकना यानी पीछे रहकर इंतजार करना। सारी रात मौसम बौराया रहा। बौराया पागल जैसा। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियां दरवाजों की झर्रियों में से घुसकर ये सभी घरों में समा गई थी। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था।
सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था। वह गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। जमीन निगल जाना, आसमान खा जाना या लापता हो जाना। उसकी तलाश में आसपास के गांव में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। खाली हाथ लौट आना यानी कुछ भी न पाना। गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास थे। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव के कुत्ते की आंखों में भी आंसू थे। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी के याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठक अब इसी मूर्ति के पास हुआ करती। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। प्रण लेना, प्रतिज्ञा करना। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। खोए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम में इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी अपनी जाति याद न थी, न अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियां उस खोए हुए आदमी के साथी जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव शहर में भी हमें ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता।